सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कर्नाटक के बाद गोवा में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल। बीजेपी विधायकों की संख्या हुई 27। कर्नाटक के कांग्रेस जेडीएस बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कांग्रेस के 2 और विधायकों के इस्तीफे के बाद बाकी विधायकों की संख्या हुई 16। बीजेपी के राज्यपाल से अल्पमत सरकार पर जल्द कदम उठाने की मांग। आम बजट पर आगे की चर्चा राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के मामलों पर उच्च सदन में ध्यानाकर्षण आज। लोकसभा के एजेंडे में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद होगा मतदान। वेतन संहिता विधेयक के बाद अब कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की परिस्थितियों से जुड़ी संहिता को कैबिनेट की मंजूरी। संहिता के दायरे में 13 श्रम कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन पर भी मुहर। नदी जल विवादों के तेजी से निपटारे के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन को भी दी मंजूरी। पूर्वी और उत्तर भारत में भारी बारिश से उफान पर नदियां। बाढ़ की चपेट में असम के 11 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग, 3 की मौत। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश से बिगड़े हालात। बिहार और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड का 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज। फाइनल में जगह बनाने के लिए बर्मिंघम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। लॉर्ड्स में रविवार को न्यूजीलैंड से दूसरे सेमीफाइनल के विजेता की होगी खिताबी भिड़ंत। कर्नाटक के बाद गोवा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 2/3 विधायक अलग गुट बनाकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने वाली कांग्रेस पार्टी में अब सिर्फ 5 विधायक ही रह गए हैं। गोवा में बीजेपी में शामिल कांग्रेस के 10 विधायक बीती रात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ दिल्ली पहुंचे। उनका आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले विधायकों ने स्पीकर को अलग ग्रुप बनाने की चिट्ठी दी थी। 2/3 से ज्यादा संख्या होने की वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में इन विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। जो कांग्रेस से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो भी हमारे साथ में हैं। हमारे पार्टी के ऑफिस बेयर्स मेरे साथ में हैं। हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह और जेपी नड्डा जी इनको मिलने वाले हैं। उनके साथ में मीटिंग है और बाकी फर्दर प्रोग्राम उसके बाद में डिसाइड हो जाए। मैं एक बात कहता हूँ, जब विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट या स्टेट की डेवलपमेंट में वो हाथ लगाना चाहते हैं तो उसी डेवलपमेंट के वास्ते वो लोग हमारे साथ में आए हैं, इसलिए हमने वेलकम किया है आने के, उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। 2/3 यानी कि 10-15 में से 10 लोग आज कांग्रेस के लोग जो है हम सब लोग एक ग्रुप करके वो भाजपा में हमने प्रवेश किया है। सिर्फ इसलिए कि फिलहाल जो श्याम साहब आए जो अच्छे काम कर रहे हैं और हम तो ओपोजिशन, मैं खुद ओपोजिशन लीडर भी था, तो उसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काम डेवलपमेंट जो कुछ होना चाहिए वैसा नहीं होता था। मेरे कलीग जो बाकी एमएलएज हो उसका भी हमेशा ऐसा ही ये होता था कि उसका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी हम गवर्नमेंट नहीं कर पाए और उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो अगली बार लोग चुन के कैसे देंगे और उनका जो प्रॉमिसेस उन्होंने दी थी लोगों को वो कर नहीं पाए। बहुत बार गवर्नमेंट बनाने का मौका आता था लेकिन हमारे कुछ सीनियर लोग उसको ऐसा एक यूनिटी नहीं है इसलिए वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सके। और इसका जो हमारे जो एमएलएस हो, खुद मुझे भी, मैं अभी 5 टर्म से हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो होते हैं उनको हमेशा ये होती है कि कभी तो रूलिंग में आ जाए, उनका काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए
आज हमने वो ग्रुप बना के किया है क्योंकि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। चंद्रकांत, इस मामले में गोवा विधानसभा स्पीकर राजेश पटनेकर ने कहा है कि 10 कांग्रेस विधायकों ने पत्र सौंपा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरा पत्र गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सौंपा गया कि बीजेपी की संख्या बढ़ गई है। स्पीकर ने जानकारी दी कि उन्होंने सभी पत्रों को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन उस समय और उसके बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सके। I have given the representation to me being a speaker that they are merging with the BJP party. I mean, it is a legislative wing of 10 people, of 10 MLA. So that was one representation. The second was given by Honorable Sriman Dr. Pramod Sawant, who is the leader of the ruling group in the House, Vidhan Sabha, leader of the House, that the strength of the BJP party has been changed. These only two letters were given to me. So I issued directly to my secretary that I accepted both the representations, and then I directed my secretary to issue the bulletin. वहीं कर्नाटक में चल रहा राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमारस्वामी सरकार की मुसीबतें उस वक्त और बढ़ गईं जब कांग्रेस के 2 और विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कर्नाटक की गठबंधन सरकार के 2 और कांग्रेसी विधायक MTB नागराज और K सुधाकर ने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए। इसे मिलाकर कांग्रेस और JDS के इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस और JDS के 10 बाकी विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बागी विधायकों ने अपनी याचिका में इस विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वो अल्पमत सरकार को बचा रहे हैं। See, the petition is by 10 MLAs. They have resigned voluntarily, and they are complaining that the Speaker is not taking an immediate decision thereupon and is deliberately delaying it for various reasons. So we have asked the court to immediately take up the petition. इससे पहले बागी विधायक से मिलने मुंबई पहुंचे कुमारस्वामी सरकार में मंत्री DK शिवकुमार और JDS के विधायक शिवलिंग गौड़ा से बागी विधायकों ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। DK Shivakumar come to Bombay, talk to all MLAs. Nobody has agreed to talk to CM या DK Shivakumar that way. वहीं कल बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की और बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक विधानसभा के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना भी दिया। We don't have any plan. We are waiting for Supreme Court decision. The only thing is our Speaker should accept the resignation. What direction is going to give Supreme Court? Let us wait. वही बात संसद सत्र की करें तो कर्नाटक सियासी संकट को लेकर कल लगातार दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस सदस्यों ने बीजेपी पर कर्नाटक की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की, लेकिन अवरोध जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही कई बार बाधित हुई। कर्नाटक संकट को लेकर बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसदों ने कर्नाटक मुद्दे पर आसन के पास आकर अवरोध शुरू कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। You can come and meet me, not like this. This is not. Sri, yeah, it is the right of the chairman to decide whether to allow a member at a particular time or please. Anand Sharma ji, please, baith jaiye. This is not the way. We have 22 notices before us.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कार्यवाही में गतिरोध के लिए कांग्रेस सांसदों की आलोचना की। वहीं बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र से जुड़े मुद्दे ही सदन में उठाए जाने चाहिए। सदन में गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Question hour is very important. So much money has been spent on this. The entire country is watching us. The House is adjourned to meet at 2 p.m. 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर गतिरोध एक बार फिर नहीं थमने पर कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। There are so many business, there is so much of business, and there are so many bills and important budget we are discussing. I appeal them to let them say whatever they want. Let them say whatever they want on the Karnataka issue or any other state issue. But let them allow the business to continue and let them allow the budget discussion to continue. After that, we have many bills. Otherwise, it will be inevitable to extend the parliament beyond 26th of July, sir. I appeal them earnestly to allow the budget discussion. आपसे विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि मैं सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करूं। सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाती है। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आम बजट पर आगे की चर्चा आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों के गतिरोध के बीच ही कल बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम के नहीं बोलने पर उपसभापति ने बीजेपी की तरफ से सुरेश प्रभु का नाम पुकारा और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सुरेश प्रभु के बाद AIADMK की तरफ से नवनीत कृष्णन, मनोनीत सांसद नरेंद्र जाधव और शिवसेना के अनिल देसाई ने भी बजट पर चर्चा में भाग लिया। हालांकि अनिल देसाई अपनी पूरी बात नहीं रख पाए, इसलिए उन्हें आज चर्चा जारी रखने का मौका मिलेगा। Making $5 trillion economy is not just a matter of numbers. It's a matter of setting goals and realizing it so that each and every person in India will be able to benefit from it. When we have $5 trillion economy, that means the people's income will also double. That each and every person, whether it is a farmer, whether it is a woman, whether it is a small entrepreneur, whether it is a small shopkeeper, whether he is a laborer, all of them will benefit from this. And therefore, what we say, Sabka Saath, Sabka Vikas, is not just a slogan, but it's a mission. We are working on it to make sure that $5 trillion economy will benefit each and every citizen of the country. And to make sure that we do that, as I said, this budget has laid down a roadmap for that, which was already prepared 2 years ago as a commerce industry minister bani. समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इन परिस्थितियों में उनके सदस्य बजट पर अपनी बात सही ढंग से नहीं रख सकेंगे, लिहाजा समाजवादी पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन परिस्थितियों में हमारी पार्टी के स्पीकर नहीं बोल सकते हैं, हम इसलिए सदन से बहिष्कार करते हैं अपनी पार्टी से। श्री नवनीत कृष्ण। वहीं आम बजट पर लोकसभा में 3 दिनों की बहस के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आम बजट अगले 10 साल का विजन है। उन्होंने विनिवेश के क्षेत्र में लक्ष्य बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इस बजट से कृषि, सोशल सेक्टर, स्वास्थ्य, एजुकेशन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बजट से कृषि और सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। देश में FDI को बढ़ावा दिया जा रहा है। घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा आर्थिक विकास है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। If all these are reforms for agriculture, we have not forgotten the welfare measures, the measures that we need to take for the sake of the farmers. We have rolled out the PM Kisan, under which 6,000 rupees annually is transferred to every farmer, irrespective of the size of holding. This historic step, costing 87,000 crores in a year, has been enabled by this government. Everybody who talks about farmers' welfare, please note, we have not just spoken about it, we have acted on it. And this is the kind of budget that is being given for farmers' welfare.
राज्यसभा के एजेंडे में आज महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के मामले पर ध्यानाकर्षण भी शामिल है। सांसद कहकशां परवीन, जया बच्चन और विजला सत्यानंद पोषण अभियान के विशेष संदर्भ में इस मामले की तरफ महिला और बाल विकास मंत्री का ध्यान दिलाएंगी। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 180 में ये उपबंध है कि कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त बयान दे सकेगा। संबंधित मंत्री को इस मामले में बयान देना होता है। वहीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इससे जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा लोकसभा में आज 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान होगा। और संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कृति, कल हमने देखा राज्यसभा में गतिरोध के बीच ही आम बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और आज भी कार्यसूची में चर्चा शामिल है। वहीं महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के मामले पर भी ध्यानाकर्षण आज है लिस्टेड। किस तरह के आसार आज राज्यसभा में कामकाज को लेकर नजर आ रहे हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम राज्यसभा की बात करें तो तकरीबन 12 घंटे यानी इनकी 3 दिन अलॉट किए गए थे बजट पर चर्चा के लिए, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2 दिन से किस तरह से गतिरोध बना हुआ है। कर्नाटका में जिस तरह का सियासी संकट है उस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कर्नाटका का संकट है वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है और क्योंकि सदन में सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे हैं बीजेपी ने वो रूल्स भी साइड किए कि वो सिर्फ वहीं पर उठा सकते हैं। तो इसके बाद कल हमने देखा कि किस तरह से सभी दलों में सहमति बनी कि आज 11 बजे से सदन में चर्चा शुरू होगी और आज ही ये चर्चा खत्म कर दी जाएगी ताकि फिर कल जो वित्त मंत्री हैं उनका इस पर जवाब हो सके। तो सभी दलों में कल ये सहमति बन गई थी, तो आज उम्मीद है कि बजट पर चर्चा चालू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि कॉलिंग अटेंशन मोशन है, देखिए प्रीति लगातार सरकार कह रही है कि 2022 तक जो कुपोषण है उसको ख़त्म करने का उसने लक्ष्य रखा है और मिड डे मील को भी और बेहतर करने को और साथ ही साथ राइस फोर्टिफिकेशन जैसी स्कीम्स चला रही है सरकार। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी एक समस्या है ये और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 30% बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट होते हैं। तो सरकार के लिए बड़ा लक्ष्य है और आज सदन पर इस पर चर्चा होगी कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। इसके अलावा राज्यसभा से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के लिए हुए चुनाव में टीएमसी सांसद दोला सेन विजयी हुई हैं। इस चुनाव में उनके अलावा 2 और उम्मीदवार पी भट्टाचार्य और इलामारम करीम भी मैदान में थे। 10 जुलाई को हुए इस चुनाव में महासचिव ने राज्यसभा के सचिव डॉक्टर पीपीके रामाचार्यलू को अपर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था। चुनाव में दोला सेन को निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई अहम फैसले को मंजूरी दी है। प्रमुख फैसलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3रे चरण को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 80,000 करोड़ की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनेगी। साथ ही कैबिनेट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो कानून में मौत की सजा के प्रावधान वाले बिल को मंजूरी दी। नदी विवादों को सुलझाने के लिए मौजूदा 9 ट्रिब्यूनलों की जगह 1 ट्रिब्यूनल बनाने का भी फैसला लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3रा चरण उन राज्यों से शुरू होगा जिन्होंने पहले और दूसरे चरण के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। इस चरण में सड़क निर्माण में प्लास्टिक का अधिक उपयोग होगा और किसानों को उत्पाद बेचने के लिए अब मंडियों तक सड़क हासिल होगी। 3रा चरण 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये दोनों फेस होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में कई बार यह बात आती थी कि गांव तो मुख्य सड़क से जुड़ गया एक तरफ से, लेकिन फिर भी अस्पताल दूर है, कृषि उपज मंडी दूर है, महाविद्यालय दूर है, उच्चतर महाविद्यालय दूर है, हॉस्पिटल की सुविधाएं दूर हैं। तो इसको कैसे भी गांव की जनता के नजदीक सड़क मार्ग से लाया जाए,
तो ये लगभग 1 वर्ष से विषय विचार में था और इस दृष्टि से योजना बनी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा फेज हम लोगों को लाना चाहिए। हालिया वेजेस कोड बिल की मंजूरी के बाद कामगारों के स्वास्थ्य और काम करने की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस कानून में कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप कराना होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब 178 रुपए प्रतिदिन मजदूरी हर महीने की तय तारीख को देनी होगी। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिससे 30 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इसी सत्र में ये बिल पारित भी कराने की कोशिश होगी। अभी भी श्रमिकों को बहुत स्थानों पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि श्रमिक को अब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, इसका कानूनी प्रावधान करने का निर्णय लिया है। और ये भी तय किया है कि प्रतिवर्ष अनिवार्य मेडिकल चेकअप हर मजदूर का होगा। वो जो इंस्टीट्यूशन है वो कराने का काम करेगा। एक अन्य फैसले में नदियों के पानी के बंटवारे के लिए देश के कई राज्यों के बीच विवाद सुलझाने वाले ट्राइब्यूनलों की जगह एक समग्र ट्राइब्यूनल बनेगा। इसके तहत 9 ट्राइब्यूनल को एक कर दिया जाएगा, जो 2 साल के भीतर फैसला कर देगा। ये छोटे छोटे जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स थे वो सब समाप्त करके एक सिंगल ट्राइब्यूनल करने का निर्णय किया है। लगे तो उनके बेंचेस हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल ट्राइब्यूनल होगा और 2 साल में फैसला होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पॉस्को कानून के लिए भी बिल लाया जाएगा, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। ट्रांसजेंडरों के अधिकार की रक्षा से जुड़े विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित 10 सदस्यीय समिति ने डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं को लेकर बुधवार को पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऐसी घटनाओं की जांच के लिए केंद्रीय कानून लाने के सभी पहलुओं पर चर्चा की और देश भर के चिकित्सा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने पर अपने विचार रखे। बैठक में स्वास्थ्य और गृह मंत्रालयों, कानूनी मामलों के विभाग, एम्स और आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षकों, आईएमए और फोडा जैसे चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों ने कानून लाने पर चर्चा की। अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता प्रक्रिया से इस मसले का हल नहीं निकलने पर अदालत से इस मामले में दखल देने की अपील की है। तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। जरूरत पड़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। तमिलनाडु से राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। वहीं कनिमोझी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक सीट खाली हुई है। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की आज अहम बैठक होने वाली है। इस दौरान व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच ये पहली व्यापार वार्ता है। चेरिस विल्सन के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की टीम के वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जापान में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद व्यापारिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। ग्रीन कार्ड पर हर देश के लिए लगी सीमा हटाने से जुड़ा बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो गया है। H-1B वर्क वीजा पर काम कर रहे भारत जैसे देशों के हाईटेक पेशेवरों को फायदा मिलेगा। अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा 7% कंट्री कैप को उठाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। कानून बनने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से पहले मंजूरी के लिए सेनेट में भी विधेयक पेश होगा। ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के हिसाब से लगी सीमा से मुख्यतः फायदा भारत जैसे देशों से H-1B वर्क वीजा पर काम कर रहे हाईटेक पेशेवरों को होगा, जिनके लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार 1 दशक से भी ज्यादा वक्त का है। और अब बात करेंगे मौसम से बिगड़े हालात की। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। असम में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में 2,07,100 लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां दिखो, धनसिरी, जिया भराली और
पुतिमारी और बेकी में खतरे के निशान से ये सभी ऊपर बह रही हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले में करीब 87,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। जिला प्रशासन कुछ बाढ़ प्रभावित जिलों में खाने पीने के सामान भी बांट रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। मेघालय में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से घरों, पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती और गंगा का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। निचले क्षेत्रों और इन नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। और बात खेलों की, सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप की, जिसमें दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। 5 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया मेजबान इंग्लैंड के साथ होने वाले सेमीफाइनल को जीतकर 8वीं बार फाइनल में कदम रखना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने 4थी बार फाइनल खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 1975, 1987, 1996, 1999, 2003, 2007 और 2015 के फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें से वो 1975 और 1996 में उपविजेता रही। बाकी हर बार उसने खिताब पर कब्जा जमाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम इससे पहले 1979, 1987 और 1992 में फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीनों बार उसे कप विजेता उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 14 जुलाई को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। टेनिस की, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला एलेना स्वितोलिना और सिमोना हालेप के बीच खेला जाएगा। स्वितोलिना ने मुचोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि हालेप ने चीन की शुइजांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सेरेना विलियम्स और बारबोरा स्ट्राइकोवा के बीच होगा। सेरेना ने हमवतन एलिसन रिस्के को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और बारबोरा ने जोहान कोंटा को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में कल खेले जाएंगे। नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता आगुट से होगा। रॉजर फेडरर और राफेल नडाल आमने सामने होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 सम्मान समारोह भारतीय बौद्ध संघ की तरफ से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समानता का विश्वास दिलाना था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।